हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन हमारा टिफर का है, EI FR 2025 का। ठीक है। क्वेश्चन हमारा बेसिकली है इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रल का, पर हमें उसमें यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में एक डिस्क दे रखी है ना, डी एक डोमेन है हमारा। तो डोमेन एक्चुअली क्या है, वो सारे एक्स वाई पॉइंट ले लेने हैं R2 के, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, मतलब कि ये जो हमारा डिस्क रीजन है वो हमारा यही है, यूनिट सर्किल। उसके अंदर के पॉइंट लेने हैं सारे, है ना। और ये डी है हमारा, और एक पी आर से बिलोंग कर रहा है, एक सीपी डिफाइन कर रखा है। सीपी कैसे डिफाइन कर रखा है उन्होंने, डी के ऊपर इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर पी डी एक्स डी वाई। अब ये हमारा डबल इंटीग्रेशन है ना। जो हमारा डी डोमेन है वो R2 में है, और इसीलिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दे रखा है dx dy है। इसका मतलब ये क्या है, डबल इंटीग्रेशन है ना। तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, पर डबल इंटीग्रेशन है, क्योंकि डी से हमें पता चल रहा है। ठीक है। तो अब हमें इसमें बताना है कि ये वाला जो इंटीग्रल है हमारा, जो सीपी हमारा है, वो कब कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब किस पी की वैल्यू के लिए। तो ये काम तो हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल में करते थे, है ना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या करते थे, कोई कंडीशन ढूंढते थे पी के ऊपर। तो वही काम हम लोग को यहाँ करना है, पर यहाँ पे एक इंटीग्रल ना देके दो इंटीग्रल दे रखे हैं, बस वही इंटरेस्टिंग चीज है। तो ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। तो हमको इसमें यूज करना है इंटीग्रल कैलकुलस का। तो इंटीग्रल कैलकुलस में जब भी हमारे पास में ये वाला सीन दिखता था डबल इंटीग्रेशन का, तो हम उसमें क्या करते थे। देखो हमारे पास जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई dx dy, है ना। हमारे पास मान लो ये डबल इंटीग्रेशन है, जो कि वेरिएबल x और y में है। अगर हम इसको r और थीटा में चेंज करें, देखो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन हमें दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वाली कंडीशन से हम लोग के दिमाग में एक चीज आइडिया आना चाहिए कि भाई क्यों ना हम लोग चेंज कर लें, है ना। किसको चेंज कर लें, r को लिख लें r cos थीटा, सॉरी x को, और y को लिख लें r sin थीटा, जिससे कि ये हमारा आसान पड़ जाएगा। तो जब भी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे, तो उसमें डबल इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स वाई dx dy कैसे चेंज करते थे। इसको डबल इंटीग्रेशन रखते थे, f ऑफ r थीटा में बदल देते थे, और साथ में एक जैकोबियन का मोड भी लिखते थे, और फिर dr d थीटा। ये हमारा था रूल चेंज करने का। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग पुट कर रहे हैं लेट, क्योंकि हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो जब भी हम लोग ये वाला पुट करेंगे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था किसमें चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर में। इसलिए हमारे पास ये फायदे वाली चीज है। तो कर लेते हैं, तो लेट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर हम जैकोबियन निकालने की बात करेंगे, और ये जो हमारा जैकोबियन होता था क्या होता था, तो यहाँ से जो जैकोबियन हो जाएगा वो क्या होता था हमारा, डेल एक्स बाई अपॉन डेल आर थीटा, है ना। यही जैकोबियन होता था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये होता था हमारा डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर, और डेल वाई ओवर डेल थीटा। तो यहां से देखिए क्या आएगा। तो x का जब r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा, है ना। और जब हम x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का r sin थीटा। ऐसे जब हम y का r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, sin थीटा। और जब हम y का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा r cos थीटा। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, r टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस r टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, एंड इज इक्वल टू हो जाएगा r। ठीक है। तो हमने ये जैकोबियन निकाल दिया। ठीक है। तो हम जब भी x और y वेरिएबल को चेंज करेंगे r थीटा में, तो हमें इस जैकोबियन की जरूरत पड़ेगी, जिसके मोड की हम लोग वैल्यू यहाँ लिखते हैं। तो ठीक है, r हमारा क्या रहेगा। अब देख लेते हैं एक चीज यहाँ पे, हमने क्या किया है, हमारे पास ये इंटीग्रल है, सॉरी ये रीजन है हमारे पास, जिसमें R2 में रीजन है ये, है ना, और यूनिट सर्किल है। अब हमने इसको चेंज करना है r थीटा में। तो देखो r थीटा में जैसे ही चेंज करेंगे, तो थीटा हमारा कहां से कहां तक होगा, थीटा पूरा सर्किल राउंड कर रहा है। ठीक है। तो थीटा कहां की लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 टू 2 पाई, क्योंकि हमारा क्या है पूरा कवर कर रहा है ना, इसलिए पूरा 2 पाई घूमेगा। और जो r की रेंज आएगी वो कहां से कहां तक आ जाएगी, r की रेंज हमारी आ जाएगी 0 टू 1। ठीक है। तो ये दो हमारी लिमिट बन जाएंगी जब भी हमारे पास हम R2 से r थीटा में चेंज करेंगे, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो हमारा जो गिवन इंटीग्रेशन है, देखो वो किस में चेंज हो जाएगा, जो सीपी हमारा दे रखा है क्वेश्चन, है ना। सीपी देखो किस में चेंज हो जाएगा, तो हम इसको नीचे लिख ले रहे हैं। देन सीपी बिकम, सीपी है हमारा डबल इंटीग्रेशन डी के ऊपर
साइन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन सॉरी आर स्क्वायर अभी नहीं है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर पी, और ये है डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो हमें लग रहा है यही वाला हमारा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर पी डी एक्स डी वाई। तो अगर हम जब इसको चेंज करेंगे तो चेंज करने का अभी हमने बताया क्या रूल रहेगा हमारे पास में। सबसे पहले तो लिमिट लगाएंगे, तो आर की लिमिट हमें पता है कहाँ से रहेगी, 0 टू 1 तक रहेगी, ये आर की लिमिट है। और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ये 0 टू 2 पाई रहेगी। ठीक है, फंक्शन में हम लोग क्या-क्या करते हैं, x की जगह y की जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा ये हमारा sin स्क्वायर। जब यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा, है ना? तो ये हमारा r स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अपॉन में नीचे ऐसे ही सेम r की पावर 2p बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैकोबियन आएगा, मोड जैकोबियन की वैल्यू r, और यहाँ पे dr d थीटा। ये तो हमने कहा है इंटीग्रल कैलकुलस का यूज किया, जिससे कि हमने क्या किया, पोलर में चेंज कर दिया। तो ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जैकोबियन निकाला था, ये r बन जाएगा, तो हमने यहाँ पे r लिख लिया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पे देखो थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा, है ना, फंक्शन तो थीटा का बिल्कुल है भी नहीं, तो उसे हम अलग से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंक्शन में कोई भी थीटा हमारा इन्वॉल्व होता, तब हम थीटा को है ना ऑपरेट करते थीटा वाले इंटीग्रल को, पर ये थीटा वाला अलग है, तो आर वाला अलग है, तो हम इसे और ऐसे कर सकते हैं 0 टू 1 आर की लिमिट हमारी, और इसको अच्छे से लिख ले रहे हैं। ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 2p माइनस 1, है ना, क्योंकि ये वाले आर से हमने नीचे एक कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे dr, और देखो एक एक तो ये वाला बन जाएगा हमारा, और हम यहाँ पे थीटा वाला लिख ले रहे हैं, ये 0 टू 2 पाई फंक्शन के लिए हुआ डी थीटा, क्योंकि है ना इंडिपेंडेंट है आर और थीटा, इसलिए हम ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 पाई टाइम्स 0 टू 1, अभी हमारा सिंगल इंटीग्रल रह गया आर के ऊपर, साइन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 2p माइनस 1, और ये टी आर। ठीक है, अब हमारा हमारा जो कैलकुलस का काम था, सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस का काम था, वो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल रह गया है, जिस जो जीरो क्या है, ये हमारा क्या बन गया, हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और जीरो इज, यहाँ पे देखो जब जीरो पुट करेंगे तभी दिक्कत करेगा, तो जीरो इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, सिर्फ और सिर्फ जीरो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये हमारा अब तक काम था कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज किया है, जिससे कि जो हमारा डबल इंटीग्रेशन था उसे हमने सिंगल में बदल लिया है। अब यहाँ से हमें आगे पता है, आगे पता होने के लिए हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक रिजल्ट यूज करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। ठीक है, तो आप वो रिजल्ट देखिए पहले, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। रिजल्ट क्या बोलते हैं, रिजल्ट रिजल्ट बोलते हैं इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस x माइनस a की पावर है fx, है ना, ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, एंड साथ में नॉन जीरो फाइनाइट भी होनी चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट, देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू b fx dx कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1। ये काफी काम का रिजल्ट है, क्या है कि अगर ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है और नॉन जीरो फाइनाइट भी है, तो फिर ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था a से b fx dx, ये कन्वर्ज करेगा। कब कन्वर्ज करेगा, जब इस n की वैल्यू, ये वाला जो n हमने लिखा हुआ है पावर में, इस n की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तभी ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करने की बात करें, तो हमें इस वाले पे अगर हम देखो, हमारा 0 टू यहाँ पे जो हमारा r की वैल्यू वो 0 टू 1 है, तो हमारा इंटीग्रेशन a से b है, और हम लोग a पे ही तो कर रहे हैं, चेक जीरो ही तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो बस इसको कर लेंगे। तो देखिए आगे क्या आ जाएगा इसमें, हम इस वाले को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो हमारा क्वेश्चन था, मतलब ये जो सीपी चल रहा है, तो ये सीपी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 1। देखिए एक बार, हमें क्या लिमिट एडजस्ट करवानी है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो साइन आर स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर की पावर हमने ये कर दिया। हम क्या कर रहे हैं इसमें बेसिकली, हमने इसमें r की पावर 4 किया और r की पावर -4 कर दिया। मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो r की पावर 4 था वो हमने यहाँ पे साइन r स्क्वायर के नीचे लिख लिया, जिससे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बच जाएगा हमारा? ये बच जाएगा r की पावर 2p माइनस का 1 और माइनस का 4। देखिए एक बार, ये वाला हमने जो था r की पावर 4, ये वाला r की पावर 4, इसको हमने इसके साथ लिख लिया साइन स्क्वायर r स्क्वायर के नीचे लिख लिया है r स्क्वायर, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम चीज़ लिखी हुई है और जो बचा हुआ वाला था वो इसको एडजस्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ईज़ी है। ये काम किया किस लिए गया है? क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ये देखो इसकी लिमिट ये sin 0/0 बनेगा जब भी हम ये केस करेंगे। तो यहाँ से देखना आगे क्या आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे लिमिट की, जो हम लोग रिज़ल्ट यूज़ करे हैं, ये वाला रिज़ल्ट अगर यूज़ करें, x टेंड्स टू 0, है ना? 0 प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 0 की पावर है और fx हमारा ये पूरा आ जाएगा। तो fx लिख लेते हैं, sin r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 अपॉन r की पावर 2p माइनस 1 माइनस 4। ठीक है? ये बोल रहा है रिजल्ट हमारा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और एग्जिस्ट के साथ-साथ नॉन जीरो फाइनाइट भी होनी चाहिए। तो फिर जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो हमें दे रखा है 0 टू 1, ये वाला जो हमारा fx के साथ होगा, वो कन्वर्ज कर जाएगा कब? जब n हमारा 1 से छोटा होगा। ठीक है? तो यार इस वाली लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। ये sin x टेंड्स टू 0 जाएगा, तो sin 0/0 ये 1 पे टेंड करेगा, है ना? तो अगर हम इस वाले n को इस वाली पावर के इक्वल ले लें, देखो एक बार हम क्या करना चाह रहे हैं। ये जो पावर, सॉरी मैंने यहाँ पे x लिख दिया है, x नहीं आएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में r चल रहा है इसलिए पे। ठीक है? तो इसको यहाँ पे r और r, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में r दे रखा है इसलिए ना, r टेंड्स टू 0 प्लस, है ना? तो अब क्या देखो हो जाएगा, अगर हम इस वाले को टेक n इज इक्वल टू 2p माइनस 1 माइनस 4, हम क्या कर रहे हैं, इस वाले n को इसके बराबर ले ले रहे हैं 2p माइनस 1, तो ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद में क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट जो होगी वो 1 एग्जिस्ट आ जाएगी। देन तो ये जो हमारे पास लिमिट बचेगी वो क्या आ जाएगी, लिमिट r टेंड्स टू 0 प्लस r की पावर n sin r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 अपॉन r की पावर 2p माइनस 1 माइनस 4, ये किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर, क्योंकि ये टर्म कैंसल आउट हो गया जैसे ही हमने n बराबर इतना ले लिया, और ये sin 0/0 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट कर रहा है एंड फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो भी है। तो ये वाला रिजल्ट यही तो बोल रहा था कि अगर हमारा ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाए, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और नॉन जीरो फाइनाइट होनी चाहिए, तो ये कन्वर्ज कर जाएगा कब, जब n 1 से छोटा हो जाए। तो इसका मतलब हमें फॉर कन्वर्जेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लाइज, हमें तो देखो क्वेश्चन में कन्वर्जेंस बताना है, फॉर कन्वर्जेंस n शुड लेस देन बी 1, इसका मतलब क्या हो गया, 2p माइनस 1 माइनस 4 शुड लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो गया, 2p शुड लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 4 एंड दिस इम्प्लाइज p शुड लेस देन, है ना, ये 6 आ जाएगा अपॉन 2 मतलब 3। तो वहां से हमारा फाइनल आंसर आ गया कि जो हमारा p होगा वो 3 से छोटा ही होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन ईज़ी था, मतलब कुछ हार्ड जैसा नहीं था, लेकिन वो था कि थोड़ा ट्रिकी था, आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल कैलकुलस का रिज़ल्ट और ये इम्प्रॉपर का रिज़ल्ट। ठीक है? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? p लेस देन 3 पे ये कन्वर्ज कर जाएगा। तो आंसर हमारा वही है कि C इन्फिनिटी फाइनाइट हो जाएगा फॉर ऑल p लेस देन 3। हमको यही सॉल्व करना था। ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन था। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।